हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोटबुक एजुकेयर। यह क्वेश्चन टैग की 5वीं क्लास है और आज हम लोग क्वेश्चन टैग में जो बचे हुए रूल्स रेगुलेशन है उसको पढ़कर खत्म करने वाले हैं। कल का सेशन क्वेश्चन टैग पे ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का होगा, तो वो हम लोग कल देख लेंगे। फिलहाल आज के सेशन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन टैग को पढ़कर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपने पीछे के जो 4 क्लास क्वेश्चन टैग के हुए हैं आपने उसे देख लिया है, समझ लिया है। अगर नहीं देखा है तो उसे इस सेशन को, इस क्लास को पूरा करने के बाद जरूर देख लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन टैग में आपको कोई क्वेश्चन न रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे, आसानी से चीजें आपको समझ में आ जाए, आप सीख जाओ। चलो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। पिछले क्लास में क्वेश्चन टैग में रूल नंबर 12 तक हमने चीजों को कर लिया था। अब बारी है रूल नंबर 13 से। अब रूल नंबर 13 क्वेश्चन टैग का क्या कहता है, आइए इस बात को समझते हैं। रूल नंबर 13 है लेट्स या लेट अस से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग शैल बी होगा। लेट्स या लेट अस से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग शैल बी होगा। अब यहां पे हमें यह भी समझना है कि लेट या लेट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस कैसे होते हैं और इसका क्वेश्चन टैग शैल बी ही क्यों होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या रीजन है, इस बात को भी अच्छे से हम समझते हैं। सबसे पहले आप एक बात समझ लो कि लेट्स या लेट अस ये दोनों एक ही बात है। कारण आप अगर लेट में अस को कंबाइन करोगे तो यही क्या हो जाता है, लेट्स हो जाता है। तो लेट्स और लेट अस ये दोनों एक ही बात है। उदाहरण के तौर पर हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे लेट अस प्ले द गेम। ठीक है, लेट अस प्ले द गेम, ऐसा एक सेंटेंस लिखा गया है। अब एक तो बात है, आप रूल से याद रख लो, समझ लो कि लेट्स या लेट अस से जो सेंटेंस प्रारंभ होता है, इसी बात को और कैसे हम लिख सकते हैं, इसी बात को लिख सकते हैं लेट्स प्ले द गेम। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इस बात में। चलो, तो आप तो एक तो याद रख सकते हो कि लेट्स या लेट अस से जो सेंटेंस प्रारंभ होगा इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, शैल बी हो जाएगा। एक तो ये बात है, बट हमें लॉजिक समझना है कि ऐसा क्यों होगा। सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि यहां सेल में 7 सेल के साथ वी क्यों आया। तो वी आने के पीछे का रीजन है, देखो बच्चों, यहां पे अस लगा हुआ है और आप जानते हैं ग्रामर का रूल है। ग्रामर का रूल क्या है कि लेट के बाद अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है, पर्सनल प्रोनाउन कहने का मतलब जिसमें आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट आते हैं। ठीक है, तो लेट के बाद अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। ठीक है, लेट के बाद आने वाले पर्सनल प्रोनाउन जिसमें आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट आते हैं, ये सारे के सारे किस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। बट जब आप इसमें क्वेश्चन टैग करोगे ऐसे सेंटेंस को, तो इसको आप क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाओगे और क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाओगे तो इसी अस को जब आप यहां सब्जेक्ट बनाओगे तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी होता है। इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, मतलब लेट्स या लेट अस से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग शैल वी होगा। जिसमें वी क्यों हुआ, तो वी क्योंकि ये अस है, इसको क्वेश्चन टैग का हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा, अस सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो आप कह दो यस कि आपको ये वी कैसे होता है ये समझ में आ गया। अब ये समझते हैं कि ये शैल क्यों आता है। ठीक है, दूसरे इसके अलावे और भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो क्यों नहीं आए, शैल ही यहां पे क्यों यूज किया गया है ना, क्या कारण है, इस बात को समझिए। देखो बच्चों, हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था, क्या समझाया था कि अगर कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है या वर्ब से शुरू हो रहा है या डोंट से शुरू हो रहा है या ऐसे सेंटेंस जिसमें प्लीज या काइंडली लगा हुआ है, जनरली ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। कैसे सेंटेंस होते हैं भैया, तो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और यह भी सिखा दिया था कि जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसका जो एक्शन होगा, अगर आप प्रैक्टिकली इंपेरेटिव सेंटेंस को सोच कर देखो तो उसमें जो एक्शन होगा वो एक्शन कब होगा, तो सेंटेंस के बोलने के बाद होगा। और बात मतलब क्या, वो फ्यूचर टेंस हुआ। और आप अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह से आप इस बात को समझते भी हैं क्या, कि जो फ्यूचर टेंस होता है इसमें 2 ही हेल्पिंग वर्ब आते हैं, एक शैल आता है और दूसरा विल आता है। एक बार मैं इसको करेक्ट कर दूं,
फ्यूचर टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं? शैल आता है, ऑल विल आता है। और तब आप ये बात भी जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लेना चाहिए, क्योंकि जानने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जब मिले तभी सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बात यहां से समझ गए ना कि वी कैसे हुआ, क्योंकि यहां अस है और लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, और जब आप इसको क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाओगे तो अस सब्जेक्टिव केस में क्या होगा? वी होगा, है ना। अगर देम रहता है तो दे होता है, मी रहता है तो आई होता है, जानते हो ना ये बात। और दूसरी बात कि लेट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस जनरली क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उसमें जो एक्शन होगा, अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो वो एक्शन फ्यूचर टेंस में होगा, और फ्यूचर टेंस में दो ही हेल्पिंग वर्ब आते हैं, एक शैल आता है और दूसरा विल आता है। और ये बात क्या याद है आपको? क्या पहले से समझ रहे हैं आप कि जनरली आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाद बाकी रेस्ट चीजों के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, है ना। हालांकि यह प्रयोग उल्टा भी हो सकता है, हम आई और वी के साथ विल भी लगा सकते हैं और रेस्ट सभी के साथ शैल भी लगा सकते हैं, बट वो मामला एम्फैटिक सेंटेंस का होता है। ठीक है, फिलहाल जनरली क्या करते हैं, हम आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, बाद बाकी सभी के साथ विल यूज करते हैं। और इसलिए क्योंकि ये वी आएगा यहां पे, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग होगा? शैल का प्रयोग होगा। यही कारण है कि लेट अस या लेट से जो सेंटेंस प्रारंभ होता है, इसका क्वेश्चन टैग शैल वी होता है। समझ में आई बात? अब समझ में आ गया है तो इस पर ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, चीजों को बनाने की जरूरत है। अब यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें हमें क्वेश्चन टैग करना है। जैसे आप देखो, पहला क्वेश्चन है लेट्स प्ले द गेम। लेट्स प्ले द गेम, अभी एग्जाम्पल भी मैंने समझाया, लेट्स प्ले द गेम। अब आप देखो यह सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? लेट्स से शुरू हो रहा है, तो कुछ हमें सोचना नहीं है, सीधा सीधा क्या लिखना है? क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो शैल भी होगा। इसमें हमें किसी प्रकार का दिमाग नहीं लगाना है। लेट्स या लेट अस से सेंटेंस प्रारंभ होगा तो इसका क्वेश्चन टैग शैल भी होगा, और शैल भी ही क्यों होगा यह मैंने आपको यहां पर अच्छी तरह से समझा दिया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है लेट अस गो टू मार्केट। अब देखो क्या लगा हुआ है यहां पे? लेट अस, तो कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो शैल भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहां देखो, लेट्स अस, लेट्स के साथ ये अस गलत है, यहां पे सीधा सीधा होगा लेट्स सिंग टुगेदर, लेट्स सिंग टुगेदर। अब इसका क्वेश्चन टैग हमें करना है तो क्या करेंगे भैया? कुछ नहीं, क्या होगा? शैल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? शैल भी हो जाएगा। आगे देखिए, लेट अस वेट फॉर द राइट मोमेंट। लेट अस वेट फॉर द राइट मोमेंट, हमें सिर्फ और सिर्फ यहां क्या देखना है? लेट अस है ना भैया, तो लेट अस है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? शैल भी हो जाएगा। इसी तरह से ये सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, सबके क्वेश्चन टैग के रूप में आप क्या लिखोगे? तो शैल भी लिखोगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां भी एक बार लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन टैग क्या होगा? शैल भी होगा। अगर आप समझ गए हैं तो एक बार कमेंट करके हमें बता देंगे कि आप अच्छी तरह समझ गए हैं। ठीक है, चलिए, शैल भी होगा। तो रूल नंबर 13 आपका क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 14 पे आ जाते हैं, इस बात को भी अच्छी तरह समझते हैं। तो अभी आपने सीख लिया है कि लेट अस या लेट से जो सेंटेंस प्रारंभ होगा उसका क्वेश्चन टैग शैल भी होगा, और शैल भी ही क्यों होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो आप सीख चुके हैं। ठीक है, अब आ जाइए, लेट हिम और हर और देम और मी और एनी नेम से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू होगा। ये क्यों होगा, इस बात को भी अभी समझते हैं। ठीक है, दूसरा क्यों नहीं होगा, विल यू ही क्यों होगा, इसको समझिए। अब आपको क्या देखना है कि अगर सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है और लेट के साथ अस नहीं है, लेट अस है तो या लेट्स है तो शैल भी हो जाएगा, लेकिन लेट के साथ अस को छोड़कर कुछ भी रहे, या तो हिम रहे या हर रहे या देम रहे या मी रहे या फिर कोई नेम हो, नेम की जगह कोई राम हो, मोहन हो, सोहन हो, और ना कुछ भी, किसी का भी नाम हो, कोई नेम हो,
नाम हो, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू होगा। विल यू ही क्यों होगा, इस बात को समझिए। अभी अभी क्या दिखा दिया आपको, क्या समझा दिया कि जनरली जो सेंटेंस लेट से प्रारंभ होता है, जनरली जो सेंटेंस लेट से शुरू होता है वह इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है भैया, वह एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस में जो एक्शन होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में जो एक्शन होगा, अगर आप प्रैक्टिकली सोच के देखो तो एक्शन कब होगा, फ्यूचर में होगा। और फ्यूचर में जब होगा तो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो फ्यूचर में शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर टेंस में इसके अलावा और क्या कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, जवाब होगा बिल्कुल नहीं आता है। दो ही हेल्पिंग वर्ब आते हैं, शैल आता है और विल आता है, ठीक है। अब आप जानते हो कि आई और वी के साथ जनरली हम शैल लगाते हैं, जबकि रेस्ट सभी के साथ विल लगाते हैं। तो यहां पर विल कैसे हुआ ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब आप यह भी सोचोगे कि अगर यहां हिम है तो फिर यू कैसे हो गया, उसको तो ही होना चाहिए। अगर हर है तो सी होना चाहिए, देम है तो दे होना चाहिए, मी है तो आई होना चाहिए, ठीक है। तो फिर यू ही क्यों होगा, इस बात को हमें समझना है, ठीक है। तो आप इस बात को प्रैक्टिकली सोच कर देखो। अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, लेट मी सिट देयर, लेट मी सिट देयर। अब मैं ये बात बोल रहा हूं कि लेट मी सिट देयर, मतलब क्या हुआ कि मुझे वहां बैठने दो, या फिर मुझे वहां बैठने दिया जाए, या मुझे वहां बैठने दीजिए, ठीक है। ऐसा ही इस सेंटेंस का मीनिंग होगा, मुझे वहां पे बैठने दो, या फिर मुझे बैठने दिया जाए, या मुझे बैठने दीजिए। अच्छा आप ये सोचो प्रैक्टिकली, जब ये बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो इसका कैसे होगा, इस बात को समझिए। जैसे मान लो ये मैं हूं, ठीक है, और मुझे वहां पे, जैसे ये एक कोई जगह है जहां मुझे बैठना है, ठीक है। अब जब ये बात मैं बोल रहा हूं लेट मी सिट देयर, मुझे वहां बैठने दीजिए, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे मैं ये बात बोल रहा हूं, ठीक है। और ये चाहेगा तो हम यहां बैठ सकते हैं, नहीं चाहेगा तो नहीं बैठ सकते हैं। प्रैक्टिकली आप इस बात को सोचो कि लेट मी सिट देयर, मुझे वहां बैठने दो, तो मैं इसको कह रहा हूं कि मुझे वहां यहां पे बैठने दो, या बैठने दीजिए, या बैठने दिया जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस आदमी को एक प्रस्ताव दे रहा हूं कि मुझे यहां बैठने की स्वीकृति दो। कोई भी बात जब आप करते हो, कोई भी बात जब आप बोलते हो, तो वहां सुनने वाला होना चाहिए। अगर सुनने वाला नहीं है, आप बोल रहे हो, मतलब पागल हो। यस और नॉट, कोई भी बात जब हम बोलेंगे तो सुनने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आप तब ये बात जानते हैं कि मैंने बोला, मैंने इस बात को बोला, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, और इसने इस बात को सुना, तो ये क्या है भैया, सेकंड पर्सन है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी आता है, और सेकंड पर्सन में कौन आता है, सिर्फ और सिर्फ यू आता है। दैट्स वाई यहां पे यू आता है, ठीक है। तो विल कैसे आया, यू कैसे आया, इस बात को आप समझ गए। इसलिए अगर कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है और उसमें अस है, तब तो क्वेश्चन टैग शैल बी होगा। जबकि लेट से शुरू हो और उसमें अगर हिम हो, हर हो, देम हो, मी हो, या इसके अतिरिक्त कोई भी नाउन रहे, कोई भी नाम रहे, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, उसका क्वेश्चन टैग विल यू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगर समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा पॉज करके, रोक करके आप इसको एक बार बढ़िया से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब समझ गए तो इसका क्वेश्चन टैग करते हैं। तो लेट मी सिट देयर, सीधा सीधा हम देख रहे हैं सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है और यहां पे अस नहीं है, तो मतलब शैल बी ना हो करके क्या हो जाएगा, विल यू हो जाएगा। विल यू ही इसका सही क्वेश्चन टैग होगा। अगर चीजें समझ में आ गई है तो चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे दिए गए हैं और इस पे हम लोग अभ्यास करते हैं, चीजों को बनाते हैं, ठीक है। चलो अब अगला सेंटेंस आप देखो, लिखा गया है लेट हर गो देयर, लेट हर गो देयर। अब आप सीधा सीधा देखो, लेट से सेंटेंस शुरू हो रहा है और यहां पे अस नहीं है, अस होता तो शैल बी हो जाता, बट अस नहीं है, तो सीधा सीधा आप क्या लिखोगे, विल यू लिखोगे।
जैसे यहां देख लो, लेट राजेश डू इट, लेट के बाद एक नाउन है, नेम है ना, तो यहां भी क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, विल यू हो जाएगा। कुछ नहीं सोचना है, ऐसा सेंटेंस जब आपको नजर आए और ऑप्शन में आप देखो विल यू है, तो आंख मूंद करके आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप जरूर देंगे। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, लेट मी लीव अलोन, लेट मी लीव अलोन। अब लीव, मुझे अकेले रहने दीजिए, है ना। तो अब आप यहां देखो इस सेंटेंस में क्या है, मी लगा है, लेट से सेंटेंस शुरू है, मी है, तो कुछ सोचना नहीं है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, विल यू हो जाएगा। आगे देखो, लेट देम टॉक, लेट देम टॉक, यहां लेट से शुरू हो रहा है, देम लगा हुआ है, अस नहीं है, तो सीधा सीधा विल यू हो जाएगा। अगर यहां पे अस होता तो क्वेश्चन टैग शैल वी हो जाता। आगे देखो, लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन, अब क्वेश्चन टैग करना है तो लेट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यहां पे हिम आया है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल यू होगा। आगे देखिए, लेट सुमन वर्क हार्ड, लेट से सेंटेंस शुरू हुआ है, एक नाउन दिया गया है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा भैया, तो विल यू हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, लेट मी कंप्लीट द वर्क, यहां भी सेंटेंस हमारा लेट से शुरू हो रहा है और आगे मी लगा हुआ है, तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, क्वेश्चन टैग के तौर पे विल यू लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। रूल नंबर 14 क्लियर है आपका। यहां से आपने क्या सीख लिया कि अगर सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है और इसके आगे हिम, हर, देम, मी या फिर कोई नाम है, अस को छोड़कर कुछ भी है, तो क्वेश्चन टैग विल यू होगा। क्यों होगा, क्या लॉजिक है, ये आपको मैंने अच्छी तरह यहां पर समझा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 15 की तरफ। रूल नंबर 15 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन टैग का जो अगला रूल है, ये कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग हो तो उसके क्वेश्चन टैग में यूज्ड और डिडंट दोनों का प्रयोग होता है। एक और इंपॉर्टेंट रूल क्वेश्चन टैग से जो आपको समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से, अगर ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस में किसका प्रयोग हो, यूज टू का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो बच्चों, यूज टू का, तो उसके क्वेश्चन टैग में यूज्ड और डिडंट दोनों का प्रयोग होता है। क्यों होता है, आइए समझते हैं। देखो बच्चों, अगर कोई सेंटेंस ना यूज टू, किसी सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, यूज टू का प्रयोग हुआ है, तो यूज टू जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर आ रहा है तब तो यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, बट अगर इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो रहा है, अगर ये मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, तो आप देखिए ना, ये जो यूज्ड है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और जब सेकेंड फॉर्म है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड होगा। दैट्स वाई क्या होता है, डिडंट और यूज्ड दोनों इसके लिए सही माने जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे अगर मैंने लिखा कि आई यूज्ड टू प्ले लूडो, आई यूज टू प्ले लूडो, इसमें हमें क्वेश्चन टैग करना है। हमने क्या देख लिया, यूज टू। अब इसके लिए ऑप्शन अगर आपको मान ली दे दिया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए यूज्ड आई, ऑप्शन बी दे दिया जाए डिडंट आई, ऑप्शन सी दे दिया जाए यूज्ड आई, और ऑप्शन डी में हो बोथ सी, बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। अगर आपको इस तरह का ऑप्शन दे दिया गया हो, ठीक है, अगर आपको इस तरह का ऑप्शन दे दिया गया हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, किसके साथ जाओगे, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी ही क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हो यूज टू का प्रयोग हुआ है, तो इसके क्वेश्चन टैग में यूज्ड और डिडंट दोनों सही है। अगर मान लीजिए यहां पे यूज्ड नहीं होता तो डिडंट सही हो जाता, और वो नहीं होता तो फिर ये सही हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग हुआ है तो उसका क्वेश्चन टैग जो है उसमें यूज्ड और डिडंट या डिडंट दोनों का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, चलो समझ गए हो, तो इस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए, सी यूज टू गो देयर, सेंटेंस देख लो एक बारी, सी यूज टू गो देयर, यहां पे आप देखोगे तो सेंटेंस में किसका यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है, यूज टू का यूज किया गया है। अब यूज टू है तो इसके लिए हम सीधा सीधा, अब इसमें देखेंगे क्या कोई निगेटिव वर्ड है, नहीं है, तो नहीं है, तो इसके लिए क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, यूज्ड भी सही है और डिडंट भी सही है।
ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट सी है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी क्या होगा, सी हो जाएगा। तो सही क्वेश्चन टैग यूज्ड सी और डिडंट सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो सकता है। अब आगे देखो, ही यूज्ड टू मीट मी इन द मार्केट। अब देखो ना, यूज्ड टू है ना, यहां पे भी यूज्ड टू है तो क्वेश्चन टैग आप क्या लिख सकते हो, डिडंट, और सब्जेक्ट क्या है, ही भी हो सकता है, और यहां पे यूज्डंट ही भी हो सकता है। आगे देखो, दे यूज्ड टू कम लेट, दे यूज्ड टू कम लेट। अब इसका क्वेश्चन टैग करना है तो यहां पे आप चाहो तो आपकी इच्छा है, यूज्डंट और सब्जेक्ट है दे भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहते तो यहां पर आप डिडंट दे भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन दिया गया है और इसे आप आसानी से बना लोगे कि इन सभी में, जैसे देखो यहां, अमित यूज्ड टू क्लीन द रूम, अमित यूज टू क्लीन द रूम। अब आप एक बार ही बताओ, यहां जब यूज टू लिखा है क्या इसमें कोई निगेटिव वर्ड है, नहीं है, तो हम यूज से यूज्डंट बना सकते हैं क्या, चाहे तो यहां पे हम डिंट भी बना सकते हैं। और सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट अमित है, अमित किसी लड़के का नाम है और इसके लिए प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। ये सारी बातें पिछली क्लासेस में हमने अच्छी तरह समझा दिया है। अगर समझ में आ गया है तो रेस्ट 3 क्वेश्चन जो है इसका सही क्वेश्चन टैग क्या होगा, मुझे कमेंट में लिख के बताओ, फटाफट से जल्दी से बता दो एक बार। चलिए तो आगे देखते हैं, रवि यूज टू प्ले हारमोनियम। अब देखो ना, यहां भी यूज टू है तो किस बात की देरी है, आप चाहो तो डिंट लिखो या यूज्डंट लिखो, रवि एक लड़के का नाम है तो इसके लिए सही प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आप यहां ही लिख दो, हो गया क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट देखो, आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। अब यहां देखो ना भैया, क्या है, यूज टू है तो चाहो तो यूज डंट लिख दो, चाहो तो डिंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई सब्जेक्ट है तो यहां भी क्या होगा, आई हो जाएगा। आगे देखो, जगमोहन यूज टू ड्राइव अ कार, जगमोहन यूज टू ड्राइव अ कार, यहां भी यूज टू है तो चाहो तो आप डिंट लिखो, चाहो तो आप यूज डंट लिखो, बट जगमोहन किसी मेल कैरेक्टर, लड़के पुरुष का नाम है तो इसके लिए सही प्रोनाउन ही हो जाएगा। सही क्वेश्चन टैग यहां से आप यूज डंट या डिडंट ही लिख सकते हो। ठीक है, और ये बात भी अगर आपको समझ में आ गया है तो बारी है रूल नंबर 16 की, और यह क्वेश्चन टैग से हमारा आखिरी रूल है जिसे अच्छे से समझ लेना चाहिए हमें। ठीक है, और रूल क्या कह रहा है, तो रूल कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर का प्रयोग हो तो हमें क्या करना है, आइए उसी बात को तो सीखना है। देखो बच्चों, आप ये बात जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लो, क्या है भाई कि नीड और डेयर, नीड और डेयर, ठीक है, ये दोनों जो है मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब है। मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स ये हैं नीड और डेयर। और मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है, तो ऐसा हेल्पिंग वर्ब जो बाय नेचर मेन वर्ब होता है बट उसका यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी किया जाता है, ऐसे हेल्पिंग वर्ब को हम मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब नीड, नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। अब ये बाय नेचर मेन वर्ब कैसे है, देखो भाई, नीड का एक मतलब जरूरत होना भी तो होता है, और तभी तो आप नीड का नीडेड, नीडिंग, नीड्स भी आप बनाते हो, यस और नॉट। और फॉर्म किसके होते हैं, रूप किसके होते हैं, तो वो मेन वर्ब के होते हैं ना। और इसका मतलब ये तो तय है ना कि इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है। डेयर का मतलब साहस करना, मेन वर्ब के रूप में भी आता है, बट इसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स को मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। तो इसमें दो बातें हैं। बात नंबर 1 कि अगर नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो, नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो सेंटेंस के टेंस के मुताबिक और सेंटेंस के सब्जेक्ट के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यदि इसी नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तब ऐसे सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में, सॉरी हेल्पिंग ही लिखा मैंने सिर्फ, अभी आपने क्या सीखा कि अगर
नीड और डेयर जिसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूप में हो सकता है। अगर नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो सेंटेंस के टेंस और सेंटेंस के सब्जेक्ट के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग में, ठीक है। और दूसरा, जब इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तब हम क्वेश्चन टैग में निडंट या फिर डेरंट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसी में हम नॉट लगाएंगे। जैसे डू में नॉट लगा के डोंट बना देते हैं, डज में नॉट लगा के डजंट बना देते हैं, कैन में नॉट लगाकर कांट बना देते हैं, वैसे ही अगर इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो नीड में नॉट लगाकर हम निडंट बना देंगे, डेयर में नॉट लगाकर डेरंट बना देंगे, ठीक है। उदाहरण से आप इस बात को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे अगर सेंटेंस हमने लिखा आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, इसमें हमें क्वेश्चन टैग करना है। तो हम पहले ये देखें कि यहां नीड का प्रयोग हुआ है, और नीड का प्रयोग जब हुआ है तो नीड और डेयर तो मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है। क्योंकि ये मार्जिनल वर्ब, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब के रूप में भी आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आएगा। तो सेंटेंस को देखकर आपको ये तय कर लेना चाहिए कि ये जो है मेन वर्ब के रूप में आया है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। अब देखो, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपके हेल्प की जरूरत है। इस सेंटेंस में अकेला नीड ही वर्ब है, मतलब ये इस सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पे आया है। इस सेंटेंस में किस रूप में आया है? ये तो मेन वर्ब के रूप में आया है। और जब ये मेन वर्ब है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने वाले हैं। आप में से हो सकता है कि कोई ये बोल दे कि सर हेल्प भी तो वर्ब है, तो अगर हेल्प वर्ब है तो इसे तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए क्योंकि ये मेन वर्ब होगा। नहीं, बट ऐसी बात नहीं है बच्चों। हेल्प नाउन भी है और हेल्प वर्ब भी है। हेल्प का मतलब मदद भी होता है और हेल्प का मतलब मदद करना भी होता है। इस बात को आप समझिए। और यह अगर वर्ब होता, या अगर वर्ब होता तो सेंटेंस के लास्ट में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, इसे तो यहां पे होना चाहिए था। तो इस हेल्प का प्रयोग यहां वर्ब के रूप में नहीं हुआ है, यह हेल्प यहां पे नाउन के रूप में आया है। और तब इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है और वो है नीड। और जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो उस सेंटेंस का मेन वर्ब होता है। और जब ये मेन वर्ब है तो इसका क्वेश्चन टैग करने के लिए तो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यस और नॉट? हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। और क्वेश्चन टैग करने के लिए जब आप हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो आपने पिछली क्लास में सीखा था, क्या सीखा था? कि जब सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब ना रहे तो आवश्यकता अनुसार हम डू या फिर डज या फिर डिड का प्रयोग करते हैं। और डू डज डिड का प्रयोग कब कब किसका कहा करते हैं? तो अगर वर्ब V1 है तो डू का प्रयोग करते हैं, अगर वर्ब V5 के रूप में है तो डज का प्रयोग करते हैं, और सॉरी फॉर दैट, और यदि वर्ब जो है V2 है तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं? तब तो डिड का प्रयोग करते हैं ना बच्चों। समझते हो ना आप अच्छे से? और समझते हो तो आ जाओ यहां पे। आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वर्ब देख लो नीड है जो कि V1 है, तो V1 है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए? तो डू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सेंटेंस में नॉट या नेगेटिव वर्ड नहीं है तो डू में नॉट जोड़ देंगे तो डोंट हो जाएगा। सब्जेक्ट आई है तो यहां पे आई हो जाएगा। सही क्वेश्चन टैग आई नीड योर हेल्प का क्या हो जाएगा? डोंट आई हो जाएगा। अगर इस नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ होता तब इसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होता? नीडंट आई होता। ठीक है, अब अगर इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए हो तो चलो, ढेर सारे क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं जिस पर हमें प्रैक्टिस करना है, बनाकर देखना है कि कितना अच्छा आपने इसे सीख लिया है। ठीक है, आइए अब सेंटेंस देखते हैं। ही डज नॉट डेयर टू आस्क हिम, He does not dare to ask him। इस सेंटेंस में डेयर का प्रयोग किया गया है। इस सेंटेंस में किसका प्रयोग किया गया बच्चों? तो डेयर का प्रयोग किया गया है। अब डेयर को देखकर आपको यह अंदाजा लगाना है, पता करना है कि यह डेयर किस प्रकार का वर्ब के रूप में यहां पर यूज हुआ है। क्या यह हेल्पिंग वर्ब है? क्या यह मेन वर्ब है? हमें यह तय कर लेना पड़ेगा, तभी इसका सही क्वेश्चन टैग आप कर पाओगे। ठीक है ना? आओ, लिखा है ही डज नॉट डेयर टू आस्क हिम। अब इस सेंटेंस को आप देखो तो इस सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब पहले से है और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज है। तो पक्का डेयर का प्रयोग किसके रूप में हुआ होगा? मेन वर्ब के रूप में। यस और नॉट? जब एक हेल्पिंग वर्ब पहले से है
तब तो डेयर यहां क्या होगा, मेन वर्ब होगा। तो मेन वर्ब होगा तो हम क्वेश्चन टैग इसी से बना लेंगे। अब इस सेंटेंस में देखिए तो एक निगेटिव वर्ड नॉट पहले से दिया गया है। अब जब नॉट पहले है तो सीधा सीधा हमें क्वेश्चन टैग में यहां डज लिखना है और सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है तो आप ही लिख देंगे, सही क्वेश्चन टैग हो जाएगा डज ही। क्लियर है बात, समझ में आ गई? अब समझ आ गई तो आगे देखिए, आई डू नॉट नीड टू गो देयर, आई डू नॉट नीड टू गो देयर। अब इस सेंटेंस को देखो तो यहां नीड का प्रयोग किया गया है। इससे पहले डू जो एक हेल्पिंग वर्ब है तो नीड यहां क्या होगा, मेन वर्ब होगा। तो मेन वर्ब होगा और इसमें नॉट लगा हुआ है तो सीधा सीधा हम यहां क्या लिख देंगे, डू लिख देंगे और सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई, यहां आई लिख देंगे, हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, nobody will dare to abuse them, nobody will dare to abuse them। ठीक है, अब आप देखो यहां डेयर का प्रयोग हुआ है, ठीक इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, विल का प्रयोग हुआ है। अब जानते हो कि विल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां डेयर क्या होगा, मेन वर्ब होगा। यस और नॉट, होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। चलो, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो क्वेश्चन टैग करना है। हम देख रहे हैं एक निगेटिव वर्ड यहां पर नोबडी पहले से है तो सीधा सीधा हम यहां क्या लिखेंगे, विल लिख देंगे और सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, नोबडी। पिछली क्लास में क्या बताया था कि ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस जिसके अंत में वन लगा हो या बडी लगा हो, इनके लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होता है। सिखा दिया था, नहीं सीखा है, नहीं देखा तो पिछला क्लास देख लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। ठीक है, आगे आइए, मोहन डज नॉट नीड टू अर्न मनी, मोहन डज नॉट नीड टू अर्न मनी। यहां देखिए ना, डज एक हेल्पिंग वर्ब पहले से है तो नीड का प्रयोग किस रूप में हुआ होगा, मेन वर्ब के रूप में, और निगेटिव वर्ड पहले से है तो सीधा सीधा हम यहां क्या लिख देंगे बच्चों, डज लिख देंगे और सेंटेंस का सब्जेक्ट मोहन है। मोहन एक लड़के का नाम है, मेल कैरेक्टर हुआ और मेल कैरेक्टर के लिए सही प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, तो आप यहां ही लिख दोगे। ठीक है, आगे देखो, सी डेयर्स नॉट टू अपोज मी, she dares not to oppose me। अब इस सेंटेंस को देखो तो यहां डेयर का प्रयोग जो है वो किस रूप में हुआ है, तो डेयर का प्रयोग यहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है और यहां पर अपोज जो है वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो डेयर में नॉट जोड़ना पड़ेगा, लेकिन नॉट नहीं जोड़ना है क्योंकि निगेटिव वर्ड पहले से है, तो सीधा सीधा आप लिखोगे डेयर और सेंटेंस का सब्जेक्ट है सी, तो यहां भी लिख दोगे सी, क्वेश्चन टैग हो जाएगा। आगे देखो, I need not suggested, I need not suggest him, I need not suggest him। यहां भी देखिए नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब यहां पे सजेस्ट पहले से दिया हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब है नीड, और नॉट जोड़ना है क्या, तो नहीं जोड़ना है, किस वजह से, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, तो सीधा सीधा आप यहां पे लिखोगे नीड और सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई, आप लिख दोगे, क्वेश्चन टैग यहां हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है ना, और समझ आ रही है तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। सोनी डेयर नॉट टू डिसओबे हर फादर, सोनी डेयर नॉट टू डिसओबे हर फादर। देख लीजिए एक बार, सोनी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डेयर यहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, जबकि डिसओबे क्या है, डिसओबे यहां पर मेन वर्ब है, तो डेयर में नॉट नहीं जोड़ना है क्योंकि नॉट पहले से है, तो डेयर लिख दीजिए। और सोनी लड़की है तो लड़की का प्रोनाउन क्या होता है, सी होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें जो आपने अब तक सीखी है, एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। रूल नंबर 13 में आपने सीख लिया कि लेट्स या लेट अस से जो सेंटेंस प्रारंभ होगा उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, उसका क्वेश्चन टैग शैल बी होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, मैंने यहां पर समझा दिया है। अगर कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है और अस के बजाय कोई दूसरा चीज लिखा गया है, चाहे हिम हो, हर हो, देम हो, मी हो, कोई भी नाम हो,
कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे, सीधा सीधा उसका क्वेश्चन टैग वैल्यू होगा। क्यों होगा, मैंने यह भी आपको समझा दिया है। आगे देखिए, आगे लिखा गया यदि किसी सेंटेंस में यूज्ड टू का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में आप डिडंट और डिडंट और यूज्ड दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और आखिरी रूल में आपने सीख लिया कि यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर का प्रयोग हो तो नीड अगर मेन वर्ब के रूप में आएगा तो उसका क्वेश्चन टैग में जो है हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, जबकि वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो निडंट और डेरेंट हो सकता है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई है और क्वेश्चन टैग पढ़ करके हमारा समाप्त हो गया है। अगला क्लास, कल का क्लास जो होगा शाम के 6 बजे जो लाइव होगा वह क्वेश्चन टैग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का होगा, जिसमें 50 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि डिस्कशन करना है इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देता हूं कि अब तक क्वेश्चन टैग के टोटल 5 क्लास हुए हैं, जिसमें पूरा क्वेश्चन टैग 0 से हीरो लेवल तक हमने बता दिया है आपको। एक बार सारे क्लास को रिवाइज कर लेंगे, बढ़िया से देख लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे और तब आप कल के क्लास में आओगे तो फिर आपको बड़ा अच्छा फील होगा, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का सही सही जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो आज इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, बट इससे पहले आपसे ये कहना है कि अगर आप अच्छा सीख रहे हो, आपको मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे, इसे एक बार शेयर कर देंगे ताकि और भी लोगों तक हमें पहुंचने में मदद मिलेगी। और इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना हमें आप पर यकीन है, भरोसा है। फिर मिलते हैं कल के सेशन में, आज के लिए इतना ही।